Good morning everyone. Last time we have seen an example on Bayes theorem. पहला एग्जाम्पल हम देख चुके थे. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और एनसीईआरटी की बुक से मैंने 3 क्वेश्चंस चूज़ किए हैं. होपफुली आपको समझ में आएगा कि हमें इवेंट E1 जो हम लेते हैं वो हम कैसे नोटिस करेंगे, E2 कैसे लेंगे और व्हाट इज़ A. तो ये क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए. सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई. ये आपकी बुक से ही है, एनसीईआरटी से. इफ शी गेट्स अ 1 or 2, शी टॉसेज अ कॉइन 3 times and notes the number of heads. If she gets 3, 4, 5, 6, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtains exactly one head, then what is the probability that she threw 3, 4, 5 or 6 with a die? तो क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दे रखी हैं. गर्ल ने डाई थ्रो किया, अगर उसमें 1 और 2 आ गया तो उसने क्या किया, उसके बाद एक कॉइन को टॉस किया 3 times और नंबर ऑफ हेड्स कितने आए उसने नोट कर लिए. तो इवेंट हम यहाँ से देख सकते हैं, इट कैन बी 1 इवेंट. दूसरा उसने बोला है कि इफ शी गेट्स 3, 4, 5, 6, शी टॉसेज अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड. तो अगर 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया तो उसने कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस किया और उसने हेड और टेल को देख लिया कि उससे क्या आया, नोट कर दिया उसको. तो एक इवेंट ये हो सकता है. तो लेट अस एज्यूम कि हमने एक इवेंट ले लिया, ये उसने डाई थ्रो किया और उसका क्या आ गया 1 और 2, और इवेंट 2 हुआ उसने थ्रो किया 3, 4, 5, 6 और एक बार उसके बाद कॉइन को टॉस कर दिया. अब लास्ट जरा स्टेटमेंट पढ़ें, इट इज इंपॉर्टेंट. इफ शी ऑब्टेन्स एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब एक हेड आ चुका, तो जो इवेंट हो चुका उसे हम लेते हैं ए. तो मान लिया ये इवेंट हो गया ए. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 3, 4, 5 और 6 विद अ डाई. तो शी थ्रू 3, 4, 5, 6, तो ये इवेंट तो हम ले चुके हैं. ये इवेंट है हमारा E2, और दूसरा इवेंट क्या हो गया, व्हेन शी गेट्स 1 और 2. तो हमें जो बायस थ्योरम के लिए इवेंट्स चाहिए, हमने इवेंट्स को डिफाइन कर लिया है. तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे. लेट अस से इवेंट E1. इवेंट E1 क्या हुआ, गर्ल गेट्स 1 और 2. गर्ल गेट्स 1 और 2 ऑन डाई, ऑन थ्रो ऑफ अ डाई. और इवेंट E2 क्या हो गया, गर्ल गेट्स 3, 4, 5, 6 ऑन थ्रो ऑफ अ डाई. और इवेंट ए क्या हो गया, इसमें लिखा हुआ है शी गेट्स एग्जैक्टली 1 हेड. तो लिख लेते हैं, गर्ल गेट्स एग्जैक्टली 1 हेड. तो अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. जो इवेंट E1 है क्या आया 1 और 2, दैट मीन्स 2 आउटकम्स आउट ऑफ 6. तो प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देख लेते हैं. E2 में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, आइदर 3 और 4 और 5 और 6. तो 4 आउटकम्स आउट ऑफ 6 एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. तो ये आ गया 4/6, तो हम उसे लिख सकते हैं 2/3. अच्छा, अगर अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, अगर हमारे पास 1 और 2 हमने थ्रो कर दिया, अगर ये इवेंट हमने किया और हम कह रहे हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली 1 हेड आ गया, तो हमने ये भी निकाल लिया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड प्रोवाइडेड E1 हैज अकर्ड. ये इवेंट हो चुका. तो जब इवेंट E1 हो चुका तो हमने क्या कहा कि कॉइन इज थ्रोन 3 times. तो 3 times का मतलब वहां पे हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इट इज अ कॉइन इज टॉस 3 times. तो उसके आउटकम्स क्या आएंगे, एच एच एच, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल एंड सो ऑन, और एक आएगा टेल टेल टेल. तो ये 8 तो आउटकम्स आ गए. पर वो कह रहा है एग्जैक्टली 1 हेड. तो ये हो सकता है फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाए, नेक्स्ट 2 में टेल आ जाए, या क्या हो सकता है
फर्स्ट में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए। या क्या हो सकता है, फर्स्ट में टेल आ गया, सेकंड में टेल आ गया और थर्ड में एच आ गया, हेड आ गया। तो यही केसेस बनते हैं हमारे पास फेवरेबल। तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालें तो फेवरेबल आउटकम्स हैं 3 और टोटल आउटकम्स थे 8 एक्सपेरिमेंट के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड इवन हैज़ अकर्ड, तो इसका वैल्यू हमारे पास आ चुका है, कितना आ चुका है 3/8, ये इधर लिख लिया। अब सेकंड देख लेते हैं, अगर हमारा इवेंट E2 हो चुका तो उसमें एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवेंट E2 क्या था हमारे पास, इफ शी गेट 3 4 5 6 शी टॉसेज अ कॉइन वंस। तो अगर कॉइन को एक बार टॉस किया तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आइदर हेड और टेल। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इट इज ओनली 1 आउट ऑफ 2। तो ये हमारे पास हो गया 1/2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। वो कहता है कि एग्जैक्टली 1 हेड आ चुका है, तो ये इवेंट तो आएगा इधर। अब वो कहता है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 3 4 5 और 6, दैट मीन्स ये इवेंट E2 से आया होगा। हमें ये वैल्यू निकालनी है। ये तो फॉर्मूला है मालूम है, P ऑफ E2 ऑब्लिक A क्या हो गया, P ऑफ E2 into probability of A provided E2 has occurred upon probability of E2 into probability of A provided E2 has occurred plus probability of E1 into probability of A provided E1 has occurred। ये सारी वैल्यूज हमें अपने यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये तो है 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड E2 हैज अकर्ड, दैट इज इक्वल टू 1/2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सेम चीज आ जाएगी पहले तो 2/3 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/3, और उस समय हमारी एक एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो ये ऊपर तो आ गया 1/3 और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास ये 1/3 प्लस 1/8। सो इट बिकम्स 1/3 अपॉन 11/24। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 24/11, और जो हमारा आंसर आ गया ये आ गया 8/11। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोवाइडेड A हैज अकर्ड। तो जो लास्ट स्टेटमेंट होता है क्वेश्चन का, उसमें हमें मालूम चलता है कि हमारे पास एग्जैक्टली इवेंट A क्या है, और E1 और E2 और E3 में से हमें एक इवेंट यहाँ पे मिल जाता है। तो वी कैन एग्जैक्टली डिफाइन E1, E2 एंड A। तो लास्ट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। ये क्वेश्चन भी आपकी बुक से है। द रिलायबिलिटी ऑफ अ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ऑफ पीपल हैविंग HIV, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर समझाने की कोशिश करूंगा। ऑफ पीपल फ्री फ्रॉम HIV, 99% of the tests are judged negative, but 1% of the tests are wrongly diagnosed as HIV positive। एक गलती हो जाती है। In a city having only 0.1% have HIV, one person is randomly chosen, given the HIV test and is diagnosed as HIV positive। तो हम ये लास्ट वाला यहाँ पे देखें एक बार स्टेटमेंट अपना। 1 पर्सन इज रेंडमली चोजन, और उसके बाद बोलता है गिवन द HIV टेस्ट एंड इज डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव। डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव, तो ये इवेंट हो चुका, सबसे लास्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इसे हम लिखते हैं A से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV। तो पर्सन एक्चुअली हैज HIV, ये ले लेते हैं हम एक इवेंट, लेट अस से दिस इवेंट इज E1। और पर्सन नॉट हैविंग HIV, दैट हम ले लेंगे उसको एज E2। तो हमारे इवेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमने पहला इवेंट ले लिया E1,
पर्सन हैज HIV, पहले तो हम इनको डिफाइन कर लें। पर्सन हैज HIV, E2 डिफाइन कर लेते हैं। पर्सन डू नॉट हैव HIV, और ए भी हमें मालूम चल गया है, यहां से हमने क्या किया, डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव। तो पर्सन डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव। अब क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, जो भी यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं। तो ये कहता है कि हमारे पास पर्सन है HIV, तो कितने पर्सन्स को HIV है हमारे इस सिटी में? इन अ सिटी ओनली 0.1% है HIV पॉजिटिव। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी जो हो गई E1 की, ये कितनी आ गई हमारे पास? 0.1%, एंड दैट इज इक्वल टू 0.001। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और ये वैल्यू आ गया 0.999। ये दोनों चीजें हमें चाहिए अपने क्वेश्चन में। अब और क्या चाहिए होता है हमें? अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन डायग्नोज्ड HIV पॉजिटिव प्रोवाइडेड अ पर्सन हैज HIV। जिस पर्सन को HIV है उसको HIV पॉजिटिव ही टेस्ट हुआ, तो वो क्या हुआ? तो यहाँ पे दे रखा है कि 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। तो इसका मतलब ये हो गया 90%। 90% ऑफ द टाइम्स अगर उसे डिजीज है तो वो डिटेक्ट हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू 0.9। ये भी हमें चाहिए। फिर हमें चाहिए कि पर्सन डायग्नोज्ड HIV एंड ही इज नॉट हैविंग HIV, उससे HIV है ही नहीं, तो वो भी हमें दिया हुआ है यहाँ पे। 99% ऑफ द टेस्ट आर जज नेगेटिव, राइट, और 1% ऑफ द टेस्ट आर रॉन्गली डायग्नोज्ड। तो हम 1% की बात कर रहे हैं, तो 1% ऑफ द टेस्ट आर रॉन्गली डायग्नोज्ड। तो उससे HIV पॉजिटिव नहीं था, पर HIV पॉजिटिव उसको दिखा दिया, तो ये हुआ हमारा 1%। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.01। अब हमारे फॉर्मूले में जो हमें, अच्छा, अब फॉर्मूला क्या बना हमारा? जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कहता है गिवन द HIV टेस्ट एंड इज डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव। तो HIV पॉजिटिव डायग्नोज हो चुका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV? तो दैट मीन्स ही इज फ्रॉम E1, जो हमारे पास इवेंट E1 है इसमें से है। तो हमें ये वैल्यू निकालना है। तो हमें तो फॉर्मूला मालूम है, PE1 प्रोवाइडेड A हैज अकर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? PE1 into probability of A provided E1 has occurred upon probability of event E1 into probability of A provided E1 has occurred plus probability of E2 into probability of A provided E2 has occurred। अपने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज लगाएंगे। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 0.001 into probability of A oblique E1, A provided E1 has occurred। तो ये 0.9 है अपॉन, सेम चीज दोबारा लिखा, 0.9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 0.999 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A provided E2 has occurred। ये हम निकाल चुके हैं 0.01। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास 0.0009 अपॉन, ये आ गया 0.0009 प्लस पॉइंट जीरो। इसे एक बार देख लेते हैं। अच्छा, पॉइंट रिमूव कर देते हैं एक बार। 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लेसेस हमने यहाँ से रिमूव कर दिए। 1 2 3 4 प्लेसेस हमारे यहाँ से रिमूव हो गए, और ये आ गया 1 2 3 4। तो दैट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 9 अपॉन 108.9। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको
नीचे 0.9 आ रहा है तो ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ गया 90 और नीचे आ गया 1089। तो यही हमें आंसर निकालना था। ये हमारा आंसर हो गया यूजिंग बायस थ्योरम। तो लास्ट स्टेटमेंट को आपको ठीक से पढ़ना है, वहाँ से हमारे इवेंट, आपको एक इवेंट मिल जाएगा, तो आप और भी इवेंट डिफाइन कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में वो क्लियर नहीं हुआ है, और इवेंट ए भी आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बायस थ्योरम के लिए, एंड होपफुली डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चंस कर पाएंगे बायस थ्योरम के एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी आपकी बुक से ही है, सिमिलर है। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड लॉस्ट हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, मतलब कि 52 में से अब कितने कार्ड रह गए? 51, रिमेनिंग है 51। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ क्लब। दोनों क्लब्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ क्लब। ठीक, तो ये कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ क्लब्स। तो इसका मतलब ये तो इवेंट जो हो चुका उसे तो हम बोलते हैं ए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ क्लब, तो इसका मतलब ये हमें एक इवेंट बताने की कोशिश कर रहा है। मान लिया ये इवेंट है E1, तो E2 भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो E1 पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इधर। E1 क्या हुआ? लॉस्ट कार्ड इज क्लब, लॉस्ट कार्ड is of clubs. E2, lost card is not club, is not club. अब हमें क्या चाहिए? ए भी हमें मालूम पड़ गया। ए क्या है? व्हाट इज ए है बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर क्लब्स। both cards drawn are clubs। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, लॉस्ट कार्ड अगर क्लब है, अगर लॉस्ट कार्ड क्लब है तो इसका मतलब क्लब कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर लॉस्ट कार्ड क्लब है तो ये तो 13/52 हो गया, तो ये आ गया 1/4। अच्छा, अगर लॉस्ट कार्ड क्लब नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग क्लब, तो 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया 3/4। अब हमें क्या निकालना है? अब हमने क्या निकाला? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स क्लब प्रोवाइडेड इवेंट E1 हैज अकर्ड। मतलब अगर इवेंट E1 हो चुका, क्लब का एक कार्ड लूज हो चुका, तो दोनों क्लब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये कितना आ जाएगा? ये तो हो जाएगा, अब हमारे पास क्लब कितने बच गए? 12 बचे। तो उन 12 में से हमें 2 चूज करने हैं, फेवरेबल केसेस। टोटल केसेस कितने हैं? अपॉन 51C2। सिमिलरली अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड बीइंग क्लब ऑन द बेसिस, क्या हो चुका? एक इवेंट E2 जहां पे कि लॉस्ट कार्ड क्लब नहीं है, तो इसका मतलब 13C2, क्योंकि क्लब तो अगर नहीं खोया है तो इसका तो 13 होंगे ना, 13C2 अपॉन 51C2। अब हमारे पास ये चारों चीजें आ गई। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ क्लब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो कहता है कि 2 कार्ड जो हमने ड्रॉ किए दे आर बोथ क्लब्स, तो ये इवेंट हो चुका। और ये इवेंट कब हुआ? वो कहता है कि लॉस्ट कार्ड बीइंग अ क्लब, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोवाइडेड A हैज अकर्ड। तो फॉर्मूला हमें मालूम है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड E1 हैज अकर्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड E1 हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A provided E2 has occurred। इसमें जो हमारी वैल्यूज हमने निकाली हैं उन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आया? 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 कितना आ गया? 12C2 अपॉन 51C2 अपॉन
1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 3/4 इंटू 13C2 अपॉन 51C2। तो इधर वैल्यूज निकाल लेते हैं। 12C2 अपॉन 51C2, इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 51 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया और जो वैल्यू बची द वैल्यू इज 22 अपॉन 425। चेक कर लेना इसको। और अगर हम निकाल रहे हैं 13C2 अपॉन 51C2, इसका मीनिंग है 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 51 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन 425। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट कर लिया तो ये आ गया 1/4 ऑफ 22 अपॉन 425 अपॉन 1/4 ऑफ 22 अपॉन 425 इंटू 3/4 ऑफ 26 अपॉन 425। इसे सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 22 अपॉन 22 प्लस 78 और सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। ये आ गया 22 अपॉन 100 एंड दैट इज इक्वल टू 11 अपॉन 50। तो दिस इज इक्वल टू 11 अपॉन 50। दिस इज द वैल्यू दैट वी आर लुकिंग फॉर। इस वैल्यू को हम ढूंढ रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी है इवन प्रोवाइडेड ए हैज अकर्ड। तो होपफुली ये बायस थ्योरम आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब ये हुआ हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। अगर पहले स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है तो जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट है, वहाँ से आपको इवेंट ए भी मिल जाएगा और एक इवेंट E1 या E2 जो भी इवेंट है वो मिल जाएगा। उसके करस्पॉन्डिंग आप 2-3 इवेंट्स दोबारा क्वेश्चन को पढ़ें और आपको सारे इवेंट्स क्लियरली दिखाई देने लगेंगे। तो होपफुली दिस सॉल्व द प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।